साथियों नमस्कार। एक बार पुनः आपका इस चैनल पर स्वागत है। अपन भारतीय संविधान के अंतर्गत अपन ने संविधान सभा पढ़ ली, उसके बाद में प्रस्तावना पढ़ ली, विशेषताएं पढ़ ली, अनुसूचियां पढ़ ली और संविधान के स्रोत जो हैं वो अपन ने देख लिए। और उसके बाद में जो अगला टॉपिक है अपना वो है संविधान के भाग। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षा उपयोगी टॉपिक है। बढ़िया विस्तार से अपन इसको एक वीडियो के माध्यम से अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आगे देखिए, जो अपन शुरू कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग। तो साथियों आपको ध्यान होना चाहिए कि सर अनुच्छेद अलग चीज होती है, भाग अलग चीज होता है और अनुसूची अलग चीज होती है। देखिए, जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद का मतलब है कि नियम। यानी कि प्रत्येक जो संविधान के अंदर नियम लिखा हुआ है वो एक एन संख्या के माध्यम से, एक अनुच्छेद के माध्यम से लिखा हुआ है कि भाई जो अनुच्छेद नंबर 14 है उसके अंदर समानता का अधिकार है, 17 के अंदर अस्पृश्यता है, 18 के अंदर उपाधियों का अंत है। ऐसे प्रत्येक जो नियम है उसको एक अनुच्छेद के माध्यम से लिखा गया है, यानी कि इसमें नियम आएंगे। आगे देखिए भाग। जो समान अनुच्छेद होते हैं ना, जो भी समान अनुच्छेद होते हैं, मान लीजिए जो मौलिक अधिकार है 12 से लगाकर 35 तक, इन सभी अधिकारों को क्या कर दिया अपने एक भाग के अंदर डाल दिया। नागरिकता है 5 से लगाकर 11 तक, इन सबको क्या कर दिया, इन सारे अनुच्छेदों को एक भाग में डाल दिया। यानी कि इन अनुच्छेदों को बड़े बड़े तौर पर जो समान अनुच्छेद थे उनको एक भाग के अंदर एक अलग तरीके से अपन ने उसको रख दिया। यानी कि इसमें क्या है, इसमें अनुच्छेदों को, समान अनुच्छेदों को, ऐसा लिखना, समान अनुच्छेदों को रखा गया है, रखा गया है। आगे है अनुसूचियां। देखिए, मान लो अनुसूचियां क्या होती है, अनुसूचिया का मतलब होता है इसमें सारणी है, सारणी है। क्या है, सारणियां या तालिका, तालिका भी कह सकते हैं इसके अंदर, तालिका है। कैसे सर, मान लीजिए अपने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि भाई अपने भारत के अंदर 28 राज्य होंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। लेकिन वो 28 राज्य है कौन से, उनके नाम क्या क्या है, उन सभी नामों की जो सारणी है वो आपको इस अनुसूचियों में मिलेगी। जैसे वेतन दिया जा रहा है तो किन किन को कितना वेतन दिया जा रहा है, उन जो वेतन का उल्लेख है, जिनकी शपथ किन किन की है, उन सब का उल्लेख इन सारणी के माध्यम से दिया हुआ है। जो भी सारणियां हैं, तालिका है, वो सारी अनुसूचियों में जाएगी। जो भी अनुच्छेद हैं वो सारे सम्मिलित होकर भाग के अंदर जाएंगे। तो ये तीनों थोड़े आपको कंफ्यूजन करेंगे, तो इनको याद रखना है। अब देखिए सर, अपन भाग तो पढ़ना शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमारे एक दिक्कत ये आई कि सर संविधान में भाग है कितने। देखिए, जो अपन मूल संविधान की बात करें, यहाँ पर मैं लिख लेता हूं। यदि अपन मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान के अंदर 22 भाग है। कितने भाग है, 22। सर उसके बाद में अब अगर अपन सारणी देखें तो उसके अंदर तो भाग की संख्या 25 आ रही है, वो कैसे, तो उसका समाधान भी है। देखिए, मूल में 22 भाग थे, उसके बाद में क्या हुआ, 7वां संविधान संशोधन होता है, 7वां संविधान संशोधन होता है। और जो एक जो है, एक भाग उसमें से हटा दिया जाता है। सर ये कौन सा हटाया गया, तो ये 7वां भाग हटाया जाता है। कौन सा भाग हटाया जाता है, 7वां भाग को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो सर 22 में से एक गए, पीछे कितने बचे, 21 बचे, इतने सर। अब यहां तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे अपन को आवश्यकता पड़ी तो अपन ने 4 नए भाग जोड़ दिए। तो कितने जोड़े गए सर, नए जोड़े, कितने नए जोड़े, कितने जोड़े सर, तो अपन ने 4 नए जोड़ दिए। तो सर ये टोटल अब कितने हो गए, तो ये टोटल 25 हो गए, ये वर्तमान के अंदर है। मूल में 22 थे, एक हटा दिया गया, उसके बाद में 4 नए जोड़ दिए गए, तो टोटली वर्तमान के अंदर 25 भाग हैं। सर 25 भागों की संख्या अलग अलग लिखी हुई नहीं, मेन रूप से 22 ही लिखे हुए हैं। लेकिन जैसे कि भाग 4 है तो भाग 4 के साथ भाग 4 क कर दिया। ये देखो भाग 4 क कर दिया तो इसको अलग से जोड़ दिया, है नहीं। जैसे 9 है तो 9 के अंदर 9 क कर दिया, 9 ख कर दिया। जैसे 14 है तो 14 में क कर दिया। तो ऐसे अलग अलग उसमें यानी कि उसी अनुच्छेद के अंदर पार्ट डाल करके उसमें जोड़ दिया गया। यहां तक आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अपन संविधान के भाग की बात करेंगे। तो संविधान का जो पहला भाग है, संविधान का जो पहला भाग है, पहले भाग में लिखा हुआ है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। यानी कि ये कहां से कहां तक है, तो ये अनुच्छेद नंबर 1 से लगा करके 4 तक है। जो अनुच्छेद नंबर 1 और 1 से लगा 1 2 3 और 4, उन सब चारों अनुच्छेदों को कहां डाल दिया अपन ने, भाग नंबर 1 में डाल दिया। सर इसमें क्या है, तो इसमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताइए, यानी कि अपने कितने राज्य होंगे, अपन के कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे। यदि अपन को किसी क्षेत्र का नाम परिवर्तित करना है तो वो कैसे करेंगे, वो भी इसी में लिखा हुआ है। कोई नया राज्य किसी दूसरे देश से लेना है, किसी क्षेत्र को लेना है, वो कैसे लेंगे,
किसी दूसरे देश को अपना क्षेत्र देना है सर, वो कैसे देंगे? ये सारी जो चीजें, सीमाओं में परिवर्तन करना, राज्यों के नाम में परिवर्तन करना, ये सारा इसके अंदर आएगा, भाग नंबर 1 के अंदर। तो पहले के अंदर देखो, सबसे पहले अपन को याद कैसे करोगे? सबसे पहले अपन को क्या आवश्यकता पड़ती है? सबसे पहले अपन को राज्य की आवश्यकता पड़ती है, जगह की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि पहले के अंदर ही जो अपने राज्य है उनका उल्लेख है, यानी कि संघ तथा राज्य क्षेत्र। सबसे पहले जगह चाहिए, तो अपन ने राज्य लिख लिया। अब राज्य के अंदर रहेंगे कौन? मैं एक बार आपको याद करवा देता हूं, फिर इसको बाद में एक एक पर चर्चा करेंगे। राज्य में कौन रहेंगे सर? राज्य के अंदर तो लोग रहेंगे, यानी कि नागरिक रहेंगे। तो 2 नंबर में क्या डाल दिया अपन ने? नागरिक डाल दिया। सर अपन ने राज्य हो गया, राज्य के अंदर कौन रहेंगे? नागरिक रहेंगे, तो नागरिक 2 में लेकर आ गए। सर अब नागरिक तो रहेंगे, लेकिन नागरिकों को कुछ अधिकार तो देने पड़ेंगे ना, है नहीं है? तो ऐसे ही तो रहेंगे नहीं वो, तो उनको कुछ अधिकार देने पड़ेंगे अपन को। तो नागरिकों को जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार दे दिए। तो अगले पार्ट के अंदर, भाग नंबर 3 के अंदर मौलिक अधिकार डाल दिया। सर अपन ने राज्य ले लिया, राज्य में नागरिकों को रख दिया, नागरिकों को कुछ अधिकार दे दिए, 3 तक अपने कंप्लीट। अब नागरिकों को अधिकार दे दिए, अपन ने सरकार बनाई, लेकिन सरकार मान लो सही से काम नहीं कर रही है, तो सरकार के भी तो कुछ निर्देश देने चाहिए अपन को। तो सरकार के कुछ दिशा निर्देश होने चाहिए कि सरकार इस तरीके से काम करेगी। तो भाग नंबर 4 में क्या डाल दिया? नीति निर्देशक तत्व। ये सरकार के लिए दिशा निर्देश हो गई। अब समस्या उठी, क्या सर अपन ने मौलिक अधिकार दे दिए, सरकार को दिशा निर्देश दे दिए, लेकिन अब नागरिकों के भी तो कुछ कर्तव्य होने चाहिए। उनको क्या करोगे? उनके भी तो कुछ फर्ज है ना देश के प्रति। तो अपन ने एक नया मेंशन किया, 4 क, और उसके अंदर अपन ने नागरिकों के मूल कर्तव्य दे दिए। आशा करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, सीधा सा सबसे पहले राज्य आ गया, यानी कि क्षेत्र आ गया। उसके अंदर नागरिक हो गए, नागरिकों को अपने मौलिक अधिकार दे दिए। मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए, तो कुछ राज्य के भी तो कर्तव्य होने चाहिए, तो राज्य के लिए निर्देश दे दिए, नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद में नागरिकों के कुछ कर्तव्य हो गए। तो यहां तक अपन ने ये देखा। अब एक एक के बारे में देखते हैं। संघ राज्य क्षेत्र मैंने आपको बता दिया है। अब है नागरिकता, यानी कि भाग नंबर 2 के अंदर अनुच्छेद 5 से 11 तक को समाहित किया गया है। यानी 5 से 11 में क्या है सर? तो इसमें नागरिकता दी हुई है, यानी कि भारत की नागरिकता किसको मिलेगी, किसके लिए उसमें छूट रहेगी, यानी कि दूसरे देशों के भी क्या लोग भारत की नागरिकता ले सकते हैं क्या? ये जो यहाँ की जो भारत की नागरिकता है, क्या वो विदेशी नागरिकता ले सकता है क्या? इन सभी नियमों का उल्लेख भाग नंबर 2 के अंदर है। ठीक है ना सर? और उसमें अनुच्छेद कौन कौन से? 5 से लगाकर 11, इन इन अनुच्छेदों को भाग नंबर 2 में रखा गया। आगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आप जानते होंगे, व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जो आवश्यक होते हैं, यानी कि जिन्हें राज्य लागू करता है और समाज मान्यता देता है, ऐसे नियम, ऐसे अधिकार जिन्हें राज्य तो क्या करेगा? लागू करेगा, लेकिन समाज उनको क्या देगा? मान्यता देगा, वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं। तो सर ये मौलिक अधिकार जो है वो 12 से लगाकर 35 तक है, सॉरी 12 से लगाकर 35 तक है। कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक है, ये मौलिक अधिकार है। ये किसमें है? भाग नंबर 3 के अंदर है। सर अपन ने मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मूल संविधान की यदि बात करें, तो मूल संविधान के अंदर अपने 7 मौलिक अधिकार थे। उसके बाद में एक हटा दिया गया था, एक 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक हटा दिया गया, कम कर दिया। तो वर्तमान में कितने रह गए? तो वर्तमान में अपने जो मौलिक अधिकार है वो रह गए 6। 6 मौलिक अधिकार अपने वर्तमान में रह गए। इनके बारे में अपना अगला टॉपिक जस्ट मौलिक अधिकार ही होगा। अगला टॉपिक कौन सा होगा? मौलिक अधिकार होगा। उनके बारे में एक एक के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। 2-3 वीडियो के अंदर अपने पूरे मौलिक अधिकार, और हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में देखिए भाग नंबर 4, राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व, भाग नंबर 4 के अंदर है। ये देखिए अनुच्छेद लगाकर 36 से लगाकर 51 तक, ये सरकार के लिए निर्देश है कि भाई सरकार को कैसे काम करना है। मान लीजिए सरकार इन नियमों का पालन नहीं करे, इन निर्देशों का, तो क्या अपन न्यायालय में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। मौलिक अधिकारों को लेकर आप न्यायालय में जा सकते हैं, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, इनको लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते। नीति निर्देशक तत्व के बाद में अब जरूरत पड़ी, भाई व्यक्तियों के भी तो कुछ कर्तव्य होने चाहिए, तो अपन ने क्या किया? मूल कर्तव्य जोड़े, मूल कर्तव्य जोड़े, और वर्तमान के अंदर 11 मौलिक कर्तव्य अपने, कितने कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। अब देखिए, क से कर्तव्य, क से 4 क, और क से 51 क, ये चारों में क आएगा। ठीक है ना? तो ये साथ में याद रह जाएगा। कर्तव्य जो है वो 51 क के अंदर है, अनुच्छेद नंबर, और भाग 4 क के अंदर है। ये मौलिक कर्तव्य, अपने 11 कर्तव्य, अलग से वीडियो आएगा और उसके अंदर अपन पूरा पढ़ेंगे। अगला देखिए, उसके बाद में जो भाग नंबर 5 है,
अब देखिए वापस एक बार याद करते हैं। सबसे पहले अपन के राज्य क्षेत्र आ गया, राज्य में कौन रहेंगे? सबसे पहले क्या पढ़ा, देखिए सबसे पहले राज्य आ गया। राज्य में कौन रहेंगे? नागरिक रहेंगे। नागरिकों को क्या देंगे अपन? अधिकार देंगे, मौलिक अधिकार। अब नागरिकों को अधिकार दे दिए तो राज्य के क्या होना चाहिए? राज्य के भी तो कुछ कर्तव्य होने चाहिए, यानी कि नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य को कुछ निर्देश दे दिए तो व्यक्तियों के भी तो कुछ कर्तव्य होने चाहिए, तो मूल कर्तव्य। यहां तक अपन पहुंच गए, ये है 4A के अंदर। 4 क याद रख लो, ये बड़ा कर्तव्य। बस यहां तक अपन पहुंच गए। अब अगला याद करेंगे। अब व्यक्तियों को सारे दे दिए, तो अब व्यक्ति को जो राज्य है वो चलाने के लिए क्या चाहिए? सरकार चाहिए। अब सारी चीजें अपन ने कर दी, अब अपन को सरकार की आवश्यकता पड़ेगी। तो भाग नंबर 5 में अपन ने क्या रखा? संघ सरकार। संघ सरकार का मतलब होता है केंद्र की सरकार। केंद्र की सरकार, केंद्र की सरकार रखा। इससे संबंधित अनुच्छेद जो है वो 52 से लगाकर 151 तक हैं। और संघ सरकार के अंदर कौन कौन आएंगे? तो संघ सरकार के अंदर जैसे राष्ट्रपति हैं, ये अपनी कार्यपालिका जैसे प्रधानमंत्री वगैरह हैं, न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, इसके अलावा कैग वगैरह हैं, ये सारे इसके अंदर आएंगे। इनको बारे में विस्तार से अपन उसमें पढ़ेंगे। तो भाग नंबर 5 में क्या है? संघ सरकार। सर अब संघ की सरकार हो गई, पूरे देश की सरकार हो गई, तो अब उसके अंदर राज्य भी तो है, राज्यों की भी तो सरकारें होनी चाहिए। तो संघ के बाद में सीधा अगला पॉइंट कौन सा आ जाएगा? राज्य की सरकार। ये भाग कौन सा है? भाग नंबर 6। देखो क्रम से जोड़ करके आप याद करोगे तो आसानी से याद होगा, वरना ट्रिक है बनाने में तो अलग अलग बना देंगे, लेकिन आपके फिर वो दिमाग के अंदर रहेगी नहीं, फिर भूल जाएंगे अपन जल्दी। तो ऐसे अपन को समस्या पैदा ही क्यों करनी है? अपन बड़े बड़े दिमाग लगा के आप 10 मिनट के लिए सुने, 10-15 मिनट का या आधा घंटे जो भी वीडियो है उसको सुने, और एक एक चीज को अपन क्रम से लेते हुए चलेंगे। अपन के जब सर जरूरत पड़ी पूरे देश की सरकार की, तो संघ सरकार आ गई। अब देश की सरकार के बाद में कौन सी आएगी? राज्य की सरकार आएगी। अपन को सभी से बात है, तो राज्य की सरकार अगले भाग के अंदर आ गई। अब राज्य की सरकार के बाद में देखिए, ये जो 7वां था ना, मैंने बताया था आपको कि इसको कम कर दिया गया, इसको हटा दिया। निरस्त का मतलब इसको निरस्त कर दिया गया है। इसको क्या कर दिया? निरस्त कर दिया, यानी कि हटा दिया गया। सर इसको कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया? तो 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। देखिए स से भाग नंबर 7, भाग नंबर 7 को 7वें द्वारा हटाया, तो सीधा सा याद हो गया। भाग नंबर 7 जो था उसको 7वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया, यानी कि जो भाग नंबर 7 था उसने साथ नहीं दिया, उसने साथ नहीं दिया, उसको हटा दिया बस। इसको आपको भूल जाना, ये हटा दिया अपन ने। अब देखिए संघ की सरकार आ गई। संघ की सरकार के बाद में कौन सी आएगी? राज्य की सरकार आएगी। अब देखिए राज्य की सरकार के बाद अपन ने राज्य की सरकार बना दी। राज्य की सरकार के बाद में आएगी अपन की, देखिए संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश भी तो है अपने, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे पहले केंद्र की सरकार, उसके बाद में राज्य की सरकार, उसके बाद में ये तो हटा दिया, इसको भूल जाओ, और उसके बाद में आ जाएगी केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार। यानी कि संघ शासित क्षेत्र के बारे में क्या भाई, अपन केंद्र शासित प्रदेश कितने होंगे, यानी केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किस प्रकार से चलेगा, कैसी सरकार रहेगी, ये सारी जो चीजें हैं 239 से लगा 242 अनुच्छेद है, और ये सारे भाग नंबर 8 के अंदर दिए हुए हैं। केंद्र शासित प्रदेश ये सारे इसमें। अब देखिए अपन ने केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, संघ शासित प्रदेशों की सरकार, अब आएगी अपनी पंचायत है। कौन सी आएगी? गांव के अंदर चलेंगे तो पंचायत है। ये देखिए भाग नंबर 9, भाग नंबर 9 के अंदर अपनी पंचायत आ गई। भाग नंबर 9 के अंदर अपन की जो पंचायती राज, पंचायत है यानी कि पंचायती राज। पंचायती राज कहाँ कहाँ से है? 243 से लगाकर 243 न तक है, ठीक है ना? 243 से लगाकर 243 न तक है। आगे देखिए न तक। भाग नंबर 9 के बाद सर आपके दिमाग में आया होगा कि सर पंचायतें ले ली अपन ने, तो नगर पालिकाएं भी तो होती है स्थानीय स्वशासन के अंदर। तो अगला पॉइंट किसका लेंगे? नगर पालिकाओं का लेंगे। तो नगर पालिकाओं के लिए क्या किया अपन ने? भाग 9 क जोड़ा। भाग 9 के अंदर ही क्या जोड़ दिया? 9 क जोड़ा था। ये नगर पालिकाएं, इनके बारे में, नगर पालिकाओं के बारे में जो जो प्रावधान है वो सारे 243 त से लगाकर 243 कैसे चुनाव होगा, कैसे कार्य करेंगे, क्या क्या इनके कार्य रहेंगे, वो सारे इसके अंदर आएंगे। सर इसको कब जोड़ा गया था? इसको देखिए 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन 1992 1992 द्वारा जोड़ा गया था, द्वारा जोड़ा गया था। ये नगर पालिका आ गई। तो अब नगर पालिकाओं का प्रशासन हो गया। अब इससे आगे एक 9 ख जोड़ा, और उसके अंदर थी सहकारी समितियां, यानी कि इन समितियों का गठन किस प्रकार के होगा और सहकारी समितियां कैसे काम करेगी, तो इसको जोड़ दिया 97वें संविधान संशोधन द्वारा। 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा इसको जोड़ा गया था। अब देखिए
अपन ने पढ़ लिया संघ की सरकार, बाद में राज्य की सरकार, बाद में केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार, उसके बाद में पंचायती राज, पंचायती के बाद में नगर पालिकाएं, नगर पालिका के बाद में सहकारी समितियां। यहां तक अपन पहुंच गए। अब सर ये सारे क्षेत्र तो देख लिए, लेकिन देश के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र बच गए जिनके प्रशासन कैसे चलाएंगे। वो है एससी एसटी क्षेत्र, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, आदिवासी इलाके हैं, उनका प्रशासन कैसे चलाएंगे। तो उनके बारे में भी तो प्रावधान होना चाहिए। तो अगला जो भाग था, भाग नंबर 10, उसको जोड़ दिया एससी एसटी क्षेत्र, एससी एसटी क्षेत्र के नाम से। जैसे आपने अनुसूचियां पढ़ी थी, अनुसूचियों के अंदर अपन ने पढ़ा था कि भाई अमे मित्र यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो आदिवासी इलाके हैं, इनका प्रशासन कैसे चलाएंगे। अपन के जो राजस्थान के अंदर भी आदिवासी इलाका है, जैसे बाड़मेर, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वाला, उदयपुर वाला इलाका, तो इनका भी यानी कि जो अपन के टीएसपी क्षेत्र है, उनके प्रशासन के बारे में ये सब इसमें आएगा, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। अब देखिए अपन ने सारी सरकारें पढ़ ली है, यहां तक का प्रशासन अपन ने पढ़ लिया, 0 लेवल तक का। अब जो अगला भाग आएगा वो आएगा कि केंद्र और राज्य के मध्य, अब सारे पार्ट पढ़ लिए, अब इनके मध्य संबंध पढ़ने पड़ेंगे ना। तो केंद्र और राज्य के मध्य संबंध कैसे रहेंगे, तो यानी कि जो संघ और राज्यों के बीच संबंधों पर बात की गई है, और इसके अंदर भी विधायी संबंध, यानी कि कानून किसका कितना क्षेत्र रहेगा कानून बनाने का। संघ सरकार किन किन विषय पर कानून बना सकती है, राज्य सरकार किन पर कानून बना सकती है। एक तो विधायी और एक प्रशासनिक जो संबंध है, शासन कैसे चलेगा, सारे प्रशासनिक जो संबंध है उनका उल्लेख जो भाग नंबर 11 के अंदर है। भाग नंबर 11 अनुसूचित जाति जनजाति आ गया, उसके बाद में केंद्र राज्य बीच संबंध आ गया। अगला देखिए, उसके बाद में वित्त, वित्त के साथ है संपत्ति। अब आपको याद कैसे करना है, जैसे संघ राज्य के भी संबंध आ गए, विधायी है, प्रशासनिक है। ये सारे विधायी यानी कानून बनाने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, पैसों की जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अपन ने सारी सरकारें पढ़ ली, उसके बाद में अपन ने पढ़ लिया कि भाई केंद्र और राज्य के मध्य संबंध होंगे, जो विधायी और प्रशासनिक संबंध अपन ने देख लिए। अब इन विधायी और प्रशासनिक संबंधों को कायम रखने के लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी, पैसों की जरूरत पड़ेगी, वित्त की जरूरत पड़ेगी, संपत्ति की जरूरत पड़ेगी। तो अगला ही पार्ट अपन ने भाग नंबर 12 ले लिया, भाग नंबर 12 ले लिया, वित्त या संपत्ति, वित्त या संपत्ति। अगला देखिए, आप ऐसे याद कर सकते हैं, वित्त या संपत्ति यानी कि संपत्ति कमाने के लिए अपन क्या करते हैं, रात को 12-12 बजे तक अपन को दुकान पर बैठे रहना पड़ता है, काम व्यापार करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है या नहीं है। तो याद रखना, यानी कि 12 12 यानी कि 12 घंटे अपन को चलना पड़ता है। 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे रेस्ट, 12 घंटा चलना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, किसके, संपत्ति के लिए, वित्त के लिए। तो अपन को याद रखना 12 के अंदर क्या आ जाएगी, वित्त और संपत्ति आ जाएगी। अगला देखिए, ये हो गया। अब है 13, यानी कि आपको याद रखना 13 व्यापार। 13 क्या है, व्यापार। 13 व्यापार कैसा था, अपन दोस्त की दुकान पर जाते हैं तो आप पूछते हैं भाई 13 व्यापार कैसा चल रहा है। तो 13 से याद रखना, 13 के अंदर क्या है, व्यापार। यानी कि आप, यानी कि पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य यानी कि आप कोई भी, यानी कि व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी फैक्ट्री वगैरह खोल सकते हैं। और समागम आपको यानी कि घूमने फिरने की वहां पर पूरे भारत के अंदर स्वतंत्रता होगी। तो ये इन सभी का उल्लेख इसमें 13। तो सीधा याद रखना है 11 के अंदर क्या आएंगे, 11 के अंदर केंद्र और राज्य, एक केंद्र है और एक राज्य है, इनके मध्य संबंध आएंगे। इनके मध्य क्या आएंगे, संबंध। तो एक और एक 11 हो गए ना, एक तो केंद्र और एक है राज्य, इन दोनों के मध्य क्या है, संबंध। ये 11 के अंदर है। 12 के अंदर क्या है, तो 12 बजे तक क्या करना पड़ता है, संपत्ति के लिए दौड़ना पड़ता है, संपत्ति है, वित्त है, पैसे के लिए दौड़ना पड़ता है। ये हो गए 12 घंटे। उसके बाद में 13, 13 से क्या, 13 व्यापार कैसा चल रहा है, 13 व्यापार कैसा चल रहा है। दोस्त को कहते हैं भाई अपन 13 व्यापार कैसा चल रहा है या नहीं। तो 13 में व्यापार आ जाएगा, देखिए 13 के अंदर व्यापार आ जाएगा। अब देखिए 14, 14 के अंदर, 14 के अंदर अब व्यापार वाणिज्य हो गया, सारी चीजें हो गई। अब यानी कि कुछ प्रशासनिक सेवाएं लानी पड़ेगी अपन को, ताकि देश का शासन आराम से चल सके। तो 14 के अंदर है सेवाएं, 14 में क्या है, सेवाएं। 14 के अंदर सेवा। अब देखिए आपका व्यापार कैसा चल रहा है, व्यापार भाई अगला दोस्त कहेगा बढ़िया चल रहा है, तो फिर कुछ सेवा पानी कर दे भाई, चाय पानी पिला दे। तो 14 के अंदर क्या हो जाएगा, अगले के अंदर आ जाएगा, यानी कि सेवाएं। तो व्यापार बढ़िया चल रहा है तेरा, तो अब क्या कर, मुझे चाय पानी पिला दे, अच्छी सी सेवा कर अब मेरी। तो अगले 14 में क्या आ जाएगा, सेवाएं आ जाएगा। सेवा के अंदर यानी कि जो लोक सेवा आयोग है, अपने अधीनस्थ सेवाएं हैं, यानी कि अधीनस्थ सेवाएं जो अपने राज्य लोक सेवा आयोग, केंद्र लोक सेवा आयोग, इसके अलावा प्रशासनिक जो आईएएस अधिकारी, आरएएस अधिकारी, इनके नियम कैसे होंगे, इनको कैसी व्यवस्था होगी, कौन इनको हटा सकता है, नियुक्ति कैसे होगी, भर्ती कैसे होगी, ये सारी चीजें इन सेवाओं के अंदर आएगी। अगला है भाग नंबर 15। अब अपन यहां तक पहुंच गए, सेवाएं वगैरह सारा सेटलमेंट हो गया अपने। अब क्या करने पड़ेंगे, अब चुनाव करवाने पड़ेंगे, एक निर्वाचन आयोग की जरूरत पड़ेगी, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ये क्या करेंगे, चुनाव करवाएंगे। तो 15 के अंदर क्या आ जाएगा, 15 के अंदर आ जाएगा निर्वाचन, यानी कि निर्वाचन आयोग वगैरह इनके अंदर आएंगे।
निर्वाचन आयोग वगैरह इनमें आएंगे। ये अनुच्छेद कहां से कहां तक चलेगा? 324 से 329 तक। सॉरी, भाग नंबर 15 निर्वाचन आ जाएगा। आगे देखिए, 15 के बाद में आपने सारे चुनाव करवा दिए। 16 के अंदर आ जाएगा यानी कि विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। सर इसमें कुछ वर्ग कौन कौन से हैं? तो देखिए, कुछ वर्ग यानी कि एससी हैं, एसटी हैं, या फिर ओबीसी हैं, या आंग्ल भारतीय हैं, आंग्ल भारतीय, इनके लिए क्या है, अपन ने आयोग वगैरह बना दिए, जैसे ओबीसी आयोग है, एससी एसटी आयोग है। यानी कि इनके बारे में जो है वो मान लीजिए पिछड़े हुए हैं, तो इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे इनके लिए सुविधाएं की जाए, शिक्षण व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक जो भी इनको आगे बढ़ाने के लिए प्रावधान है, वो सारी चीजें इसमें दी हुई है भाग नंबर 16 के अंदर। नियोजन कर दिया। अब इनका यानी कि विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान इनमें आ गई। अब देखिए 17 में सबको खतरा होता है। 17 में क्या होता है? खतरा होता है। एक तो अस्पृश्यता वाला पढ़ेंगे अपन, अनुच्छेद नंबर 17। ये है भाग नंबर 17। भाग नंबर 17 यानी कि आपकी आपकी भाषा सही नहीं है। याद कैसे रखोगे? यदि आपकी भाषा सही नहीं है, आपने किसी को गलत बोल दिया, गाली गलौज कर दिया, भाषा सही नहीं है, तो आपको क्या हो जाएगा? 17 से खतरा हो जाएगा। तो 17 में क्या है? भाषा है। भाषा भी कौन सी है? देखिए, राजभाषा लिखा हुआ है साथियों। सर अपन के कंफ्यूजन की स्थिति होती है, क्या सर ये राजभाषा अलग चीज है, राष्ट्रभाषा अलग चीज है, क्षेत्रीय भाषा अलग चीज है, राज्य की भाषा वो अलग है, ये क्या क्या है? देखिए, आपको मैं यहाँ पर बता देता हूं कि एक तो होता है राजभाषा। राजभाषा अपन पढ़ रहे हैं, देखो स्पष्ट लिखा हुआ वहां आपके ऑप्शन में आ सकता है कि भाग नंबर 17 राजभाषा राष्ट्रभाषा किससे संबंधित है, तो याद रखना राजभाषा। देखिए, राजभाषा का मतलब होता है जिसमें अपन क्या करते हैं? कामकाज करते हैं, कामकाज, जो सरकारी कामकाज होता है, ऑफिशियल ऑफिशियल जो लैंग्वेज होती है वो, यानी कि कामकाज, सरकारी कामकाज। कामकाज कौन सा? सरकारी जो कामकाज होगा वो राजभाषा के अंतर। अपन जो यानी कि बोलते हैं, यानी कि आपस में बातचीत करने के लिए जो भाषा काम में लेते हैं, बातचीत के लिए, बातचीत के लिए जो आपस में यानी कि बातचीत करने के लिए जो सरकारी कामकाज की भाषा है, वो कौन सी भाषा रखी है अपन ने? अपन ने रखी है राजभाषा, रखी है हिंदी। क्या भाई ऐसा करते हैं, हिंदी को राजभाषा बना देते हैं, यानी कि जो भी सरकारी कामकाज है वो किस में हो जाएगा? अपनी एक राजभाषा हिंदी के अंतर्गत हो जाएगा। अब राष्ट्रभाषा, देखिए भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, स्पष्ट रूप से इसका ध्यान रखना। राजभाषा अपन को हिंदी बनाया है ताकि अपना कामकाज आसानी से हो जाएगी। राष्ट्रभाषा मान लीजिए अपन राष्ट्रभाषा घोषित करें, तो फिर अपन के साउथ वाले वो फिर विरोध करेंगे, भाई बंधु क्या भाई हमारी कन्नड़ को बना दो, तेलुगु को बना दो, कहीं कहेंगे इंग्लिश को बना दो, कहीं कहेंगे असमिया को बना दो, है या नहीं है, कहीं कहेंगे बंगाली को बना दो। तो इस विरोध से बचने के लिए अपन ने क्या किया? ये राष्ट्रभाषा वाला जो था ना, इसको हटा ही दिया। क्या भाई अपन भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं होगी, भारत सभी भाषाओं का सम्मान करेगा। इसीलिए अपन ने क्या रखा? राजभाषा रखा। क्या भाई अपनी एक राजभाषा हिंदी रख लेते हैं, और अपन की जो भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो कोई नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है, थोड़ा ध्यान रखें, राष्ट्रभाषा नहीं है। आगे देखिए, एक क्षेत्रीय भाषा होती है जो लोकल लैंग्वेज होती है, हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग बोली जाती है। जैसे अपने भारतीय संविधान के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख है। भाषाएं कितनी है? अपन के भारतीय संविधान के अंदर भाषाएं कितनी है? 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। और इन 22 भाषाओं के जो नाम हैं, अब मैंने कहा था ना, देखो अनुसूची, 22 भाषाओं के नाम जो सारणी दी हुई है वो अनुसूची में दी हुई है। वो अनुसूची पढ़ी थी अपन ने, उसके अंदर 22 भाषाओं के स्पष्ट रूप से नाम थे, और मैंने मैप्स के साथ बताए थे, नक्शा, भारत का नक्शा बताया था कि ये भाषा इस राज्य के अंदर बोली जाती है, वो सारी वहां पर है, तो अनुसूचियों के अंदर है। आगे देखिए, उसके बाद में भाग नंबर 18। 18 के अंदर क्या है? आपातकालीन प्रावधान है। अब देखिए, जैसे ही 18 साल के होते हैं, अपन के ऊपर आपात स्थिति आ जाती है कि भाई कमाना पड़ेगा, है या नहीं है? 18 साल के होते हैं तब तक तो बच्चे गिने जाते हैं अपन। अब जैसे ही 18 साल के ऊपर हुए, अपन के ऊपर क्या आ गई? आपात स्थिति आ गई। लड़की होती है तो उसकी शादी की उम्र हो जाती है, यानी कि ये क्या आ गई? आपात स्थिति, पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, अगर नहीं पहले शादी करेंगे इसकी। और लड़का भी बड़ा हो जाता है, 18 साल तक होता है, तब तक वो बच्चा बच्चा मानते हैं, फिर कहते हैं नहीं तुझे कमाना पड़ेगा। तो क्या हुआ? 18 साल की उम्र में क्या आ गई? आपात स्थिति। तो भाग नंबर 18 में क्या है? आपात, याद रखना, आपातकालीन प्रावधान। सर आपातकालीन प्रावधान कौन कौन से हैं? देखिए, अपन के भारत के अंदर 3 तरीके के आपातकाल हैं। एक तो है राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा है साथियों? एक तो है राष्ट्रीय आपातकाल, एक है राज्य आपातकाल। राज्य या राष्ट्रपति शासन, याद रखना, राष्ट्रपति शासन, ये राज्य के अंदर लगता है। एक है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। ये सारे इन चीजों के बारे में एक एक भाग के बारे में अपन पढ़ेंगे, एक एक भाग के बारे में अपन के आपातकाल टॉपिक आएगा, उसके अंदर पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। तो यानी कि 352 अनुच्छेद नंबर 352, 356, 360,
ये देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ आपातकालीन प्रावधान 352 से लगाकर 360 तक। ये 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 और द्वितीय आपातकाल 360, इन आपातकालों का जो उल्लेख है वो किसमें है, भाग नंबर 18 के अंदर है। तो याद रखना 18 साल के ऊपर होते ही अपन क्या होता है, आपात स्थिति आ जाती है, तो 18 में आपात आ जाएगा। अब देखिए 19 के अंदर लिखा हुआ प्रकीर्ण। सर ये प्रकीर्ण क्या होता है? देखिए प्रकीर्ण का मतलब है कि जो विशेष व्यक्ति होंगे भारत के, जैसे राष्ट्रपति महोदय हो गए, राज्यपाल महोदय हो गए, इनके लिए कुछ यानी कि विशेष चीजें यानी कि इनको सुरक्षा प्रदान की गई है। इनके लिए कुछ अलग से नियम बना रखे हैं अपन ने, क्या भाई आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा, है नहीं, आप जब तक पद पर है आपको कारावास नहीं हो सकता। इन सारी चीजें, ये सारे नियम हैं, इनको लिए कुछ छूट दी गई है, जो यानी कि राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके लिए जो विशेष छूट का प्रावधान है, इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए, विशेष प्रावधान, कि भाई आपको पद पर रहते हुए कारावास नहीं होगी, आप पर यानी कि जो है वो मुकदमा नहीं चलेगा। ये सारे किस में है, ये सारे प्रकीर्ण के अंदर, इस इन नियमों के अंदर दिए, भाग नंबर 19 के अंदर है। सर ये भाग नंबर 20, भाग नंबर 20 में है संविधान के अंदर संशोधन। कभी मान लो अपन ने संविधान संशोधन देखा होगा, अनुच्छेद नंबर 368 ये लिखा हुआ है, अनुच्छेद नंबर 368। तो आपको अब कमेंट बॉक्स में बताना, आपने यदि पुराने वीडियो देखा हो तो आप उसमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर अपन ने संविधान संशोधन अपने पढ़ाया था, और उसके अंदर ये संविधान संशोधन कहाँ से लिया, किस देश से लिया है, उसका ऑप्शन आपको बताना है। देखिए साथियों, आप जो पढ़ते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें। कमेंट्स मैं खुद पर्सनली पढ़ता हूँ आपके, तो कमेंट्स जो भी आएंगे उस पर कुछ सुधार करना है, या उस पर आपको क्या अच्छा लगा, उस पर अगला वीडियो कैसा बनाना है, उन सारी चीजों पर मैं गौर करता हूँ और एक एक का निष्कर्ष अपन निकालते हैं। तो कमेंट्स आप जरूर करें, हर कमेंट्स मैं खुद पढ़ता हूँ और उसका मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब देखिए भाग नंबर 20, भाग नंबर 20 के अंदर संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन का मतलब अपन ने जो संविधान बनाया, तो समय काल देश परिस्थिति के अनुसार मान लो उसमें कुछ जरूरत पड़ी संशोधन की, तो अपन क्या करेंगे, उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो ये संविधान संशोधन जो है ना, ये भाग नंबर 20 के अंदर है, भाग नंबर 20 के अंदर है। आगे देखिए भाग नंबर 21, भाग नंबर 21, ये अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध है। अस्थायी का मतलब जो स्थायी नहीं है, जैसे अपन ने जम्मू कश्मीर के बारे में अनुच्छेद नंबर जो अपन के जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे रखा था अपन ने, है या नहीं है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देना। इसके अलावा जो पूर्वी देश है, जो पूर्वी राज्य है अपने, जो सेवन सिस्टर्स, जो असम है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान अपन ने कर रखे हैं। और महाराष्ट्र है, गुजरात है, इनके जो आदिवासी इलाका है, यानी कि जो पिछड़ा हुआ इलाका है, उसके लिए अपन ने विशेष प्रावधान कर रखे हैं। तो इन सारे विशेष और संक्रमणकालीन प्रावधानों का उल्लेख कहां पर है, भाग नंबर 21 के अंदर है। 21 के अंदर याद रखना विशेष उपबंध, यानी कि आप जैसे ही 21 साल के होंगे, 21 साल के होंगे, आप क्या हो जाएंगे, विशेष व्यक्ति हो जाएंगे। क्यों भाई, क्योंकि लड़का होगा 21 साल में शादी हो जाएगी, अब जैसे ही शादी होगी 21 साल के अंदर, वो कैसे बन गए, ससुराल के अंदर विशेष व्यक्ति बन गए, कैसा पाहुणा आया। तो कब बने आप, 21 साल की उम्र में बने, तो याद रखना 21 में विशेष है, 21 साल के होते ही आप क्या बन जाएंगे, विशेष व्यक्ति बन जाएंगे भाई ससुराल के अंदर, है नहीं, 21 साल की शादी हो जाएगी आपकी, तो विशेष व्यक्ति बन गए। अब देखिए भाग नंबर 22, भाग नंबर 22 ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे आपकी 21 साल की शादी होगी, 21 साल की अवस्था में, तो आप क्या हो जाएंगे, अस्थायी हो जाएंगे। सारे अधिकार किसके पास चले गए, अपनी पत्नी के पास चले गए, सारे स्थायी पावर उनके पास और अस्थायी पावर आपके पास, ऐसे भी याद कर लेना। भाग नंबर 22 देखिए, अंतिम भाग है, भाग नंबर 22। भाग नंबर 22 में संक्षिप्त नाम लिखा हुआ है, यानी कि भारत के संविधान का क्या नाम होगा, तो उसमें लिखा है भारत का संविधान, भारत का संविधान, ये नाम लिखा हुआ है, ये नाम लिखा हुआ है, लिखा हुआ है भारत का संविधान। संविधान का नाम क्या है, तो भारत का संविधान याद रखना, ये भारत का संविधान, उसमें नाम लिखा हुआ है भाग नंबर 22 के अंदर। इसके अलावा हिंदी में प्राधिकृत पाठ, यानी कि जो भी मान लीजिए कोई चीज अपन संविधान में जोड़ना चाहते हैं, तो उसका हिंदी अनुवाद भी करवाया जाएगा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, यानी कि ये भी चीज इसके अंदर लिखी हुई है। इसके अलावा अपन ने कौन कौन से नए अनुच्छेद जोड़े, यानी कि अपन का जो संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को संविधान बना था अपना, तो संविधान बना उस समय अपने 16 अनुच्छेद लागू कर दिए, उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को अपना पूर्ण संविधान लागू हो गया। उन सारी चीजों का उल्लेख, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 को हटाना हो, चाहे स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था उसको समाप्त करना हो, ये सारी चीजें कहां पर है, भाग नंबर
22 के अंदर है 393 से लेकर के 395 तक। अब देखिए इसके अंदर अपन ने अनुच्छेद शुरू किए थे, एक नंबर से लगा करके 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, ये सारे अनुच्छेद आ गए। इन सारे अनुच्छेदों को किस में समाहित किया गया है? इन 22 भागों के अंदर समाहित किया। वर्तमान में कितने भाग हैं? वर्तमान में अपने 25 भाग हैं। सर ये नए जोड़े जो उनके बारे में एक बार बता दीजिए। देखिए नया जोड़ा था, एक तो 14 क जोड़ा था यहाँ पर, एक यहाँ पर जोड़ा था 14 क, 14 क जोड़ा था। इसको जोड़ा था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक अपन ने देखिए 9 का और 9 का मैंने बता ही दिया 74वें और 97वें, और एक अपन ने जोड़ा था यहाँ पर भाग नंबर 4 का, ये भी जोड़ा था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अपन ने दो जोड़े थे। कौन कौन से जोड़े थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा? देखिए एक तो जोड़ा था 4 क और एक जोड़ा 14 क। देखो दोनों में 4 4 आ रहे हैं, है या नहीं है? तो 4 4 कितनी, 4 4, ये देखो 4, ये 4 4 कितनी बार आया? 2 बार आया, 42वें। तो 4 का व 14 का किससे जोड़े हैं? 42वें संविधान संशोधन। ये इसको नोट लगा के कहीं पर साइड में आप लिख लेना। इसी के साथ अपना को भारतीय संविधान का जो भाग वाला टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। अपने छोटे छोटे टॉपिक लगभग सारे करवा दिए हैं। अगला जो टॉपिक आएगा अपना, उसको बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, वो आएगा अपना मौलिक अधिकार, जो आरएस से लगा करके आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक प्रत्येक परीक्षा के अंदर ये टॉपिक जो मौलिक अधिकारों का महत्वपूर्ण होता है, उस पर अपन अगली वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स की अपनी सीरीज चली रही है, साप्ताहिक सीरीज भी आने वाली है। तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, और सबसे बड़ी बात सकारात्मक रहते हुए अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा और दशा देवे। बहुत बहुत धन्यवाद।